बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की नई वारदात, नोटिफिकेशन सामने आ गया, तहरीके इंसाफ के मेंबरान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि बड़ी वारदात डालने की तैयारी हो गई है। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड खबर आई है फटकती हुई कि वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मिलके सब कुछ ख़त्म करने को तैयार है। उसके साथ ही साथ जो कैप्टन ईमान दुरानी साहबा हैं उनको जो शॉक मिला है पब्लिक की तरफ से, मीन जो पब्लिक ने अटैक बैक किया है, उससे वो सारा ओवर कॉन्फिडेंस जो उनका और उनके बॉस का हाई हुआ था। आपको पता है कि जो हाल ही में झड़प हुई थी हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी फ़ज़ा बनी थी, वो सब हवा हो गई और अब ये सोचा जा रहा है कि गलती हमसे क्यों हुई, उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा को शदीद डांट पड़ी है और कहा गया है कि वो पाकपतन जाएं। ये हमने कल बताया था, अभी तक वो गई नहीं, देखते हैं कि जाती हैं कि नहीं जाती। उसके साथ ही साथ बाजी ने यह भी कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करें, उससे कैंसर फैलती है। जी हाँ, तो उस पर भी बात करेंगे और आखिर पर आपको एक खुशखबरी भी देंगे। 9 मई के बारे में एक अदालत ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है और 9 मई के गुब्बारे में से एक बड़ी हवा का हिस्सा जो है वो निकाल दिया है। मतलब कि 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी अब केसेस जब 9 मई से रिलेटेड अदालतों में जा रहे हैं तो वो वहाँ पर स्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि तमाम के तमाम केसेस झूठे हैं। तो पहली खबर की तरफ आते हैं और पहली खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये एक नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारीक वारदात 2 तारीख कल का ये नोटिफिकेशन है, निकला ये आज है, डेट इस पर कल की है। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन असल में हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये आज ही निकाला गया है, लेकिन कल की डेट में, या फिर रात गए कहीं इस पर सिग्नेचर करवाए गए। और ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान को आज़ाद मेंबरान या अदालत के फ़ैसले के बाद जिनको तहरीक इंसाफ के मेंबरान डिक्लेयर किया गया था, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, वो हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको ये आज़ाद ही डिक्लेयर करेंगे, या कुछ लोग शायद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें चले जाएंगे, या फिर उनको आज़ाद डिक्लेयर कर देंगे। ज़्यादा सूरत हाल यही बन रही है कि उनको आज़ाद ही डिक्लेयर करेंगे और फिर उस आज़ाद मेंबर पे तो कोई कदगन नहीं है ना, वो जिसको मर्ज़ी ज्वाइन कर ले। तो फिर उसके बेस के ऊपर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर ये अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। सबसे पहली कार्रवाई लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में शुरू की जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिरा दी जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये ऑफ़र दी जाएगी। अब वो ये ऑफ़र कबूल करेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनको ऑफ़र ये दी जाएगी कि वज़ीर आला आप ही रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसके साथ 52 मेंबर्स अपोजिशन के भी आएँ और आपको नंबर पूरे कर दिए जाएं। अगर पीटीआई वाले भी आपको वोट दे के चीफ मिनिस्टर रखना चाहते तो हमें एतराज़ नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर भी आप ही होंगे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक हमने बनाना है। तो आप सोचेंगे फिर फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो इस वक्त इमरान खान साहब की डायरेक्शन होती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर, और ज़ाहिर है वो लीडर हैं और उन्हीं के वोट से आज वज़ीर आला बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, और तमाम वज़रा कैबिनेट के अंदर बैठे हैं और सभी को पता है कि ये अवाम का जो वोट है ये इमरान खान के नाम पर पड़ा हुआ है और ये असल में मैंडेट अवाम ने दिया है इमरान खान को। उस मैंडेट की हैयत में तब्दीली करनी है, उसकी साख्त में तब्दीली करनी है, और उसकी साख्त में तब्दीली करने के बाद एक इमेज ये देना है कि जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो खालिस्तन इमरान खान की वजह से नहीं बैठे हुए, बल्कि अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरी चीज़ें उसमें आमेजिश करके, तो वो जो इमरान खान साहब की पकड़ है या उनका जो इम्पैक्ट है सूबे पर, उसको कम करने की कोशिश करनी है, या कम अज़ कम पब्लिक को दिखाना है कि देखें हमने इस असर को भी ज़ायल कर दिया। दूसरी तरफ एएनपी ने यह खबर दी है कि हम ऐसे किसी हिस्से का, ऐसी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने या बदलने पर हो, क्योंकि उन्हें भी पता है अंदर से। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा उन्होंने तो जमहूरी किस्म का स्टांस लिया, नहीं ऐसा नहीं है, इतने जमहूरी नहीं है। एमल वली ख़ान जो हैं वो जाके बलूचिस्तान से सेनेटर बने हैं और वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन की बैसाखियों पर।
तो उन्हें अगर हुकूमत के अंदर कोई भी हिस्सा मिलते हुए नज़र आता हो तो वो भाग भाग कर लें। उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होना। अगर नीचे फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाया भी गया और चीज़ें भी हुई तो हुकूमत यही रहनी, मतलब चीफ मिनिस्टर यही रहेंगे, कैबिनेट यही रहेगी, नीचे निज़ामुद्दीन साहब जो है वो शफलिंग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। ऐसे ही फजल रहमान साहब ने भी यही बयान दिया है कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना, हम फ़िलहाल हुकूमत वहाँ पर नहीं गिराना चाहते। लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजूहात यही हैं कि अभी तक उन्हें यही लगता है कि ऊपर जो असल सीट है चीफ़ मिनिस्टर की और वज़रा की, उसमें हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हमें इस गंदे काम में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तो देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और इस प्रोसेस की असल वजह आपको पता है कि फ़ील्ड मार्शल साहब को हेड ऑफ स्टेट बनवाना है, और इसी वजह से अब आज़ाद मेंबर डिक्लेयर करा के फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा कर वोटें दिलवा कर, कौमी असम्बली में तो वैसे ही 2/3 अक्सरियत के करीब मामलात को ले गए हैं, और बाकी जगहों पर भी यही काम करने की कोशिश होगी ताकि इस सारी चीज़ को डिवाइड किया जाए, पैसिफाई किया जा सके, और जो ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की असम्बलियों के अंदर, उसको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। ये पूरे का पूरा प्रोसेस है, और आखिर पर फिर फील्ड मार्शल साहब को जो है वो हेड ऑफ स्टेट बनवा लिया जाए। अगली खबर इसी से रिलेटेड है, और वो वसतुल्ला खान साहब ने ये तज्जिया दिया है। खबर तो ज़ाहिर है पुरानी है। उन्होंने कहा कि किसी जमात की नशस्तें पहली मरतबा नहीं छीनी गई। सितंबर 1971 में अवामी लीग पर मशरक़ी पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी थी, बिल्कुल जैसे तहरीक इंसाफ पर लगाई थी। अवामी लीग की 72 सीटें, 72 सीटें जो थीं, जीती हुई मुख्तलिफ़ जमातों में बांट दी गई थी, उनसे छीन कर मुख्तलिफ़ जमातों में बांटी गई थी। यहाँ भी आपने देखा है, यहाँ पर तो 72 से भी ज़्यादा सीटें जो है वो छीन कर बांटी गई हैं, और फिर इलेक्शन में तो और भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो छीनी गई थी। तो यहाँ पर तो मशरक़ी पाकिस्तान से बहुत ही डिफरेंट हालात हैं, मतलब कि उससे कहीं ज़्यादा जुल्म है। वसतुल्ला खान साहब कहते हैं कि उसके बाद मुल्क टूट गया था। जी हाँ, वो याद करवा रहे हैं कि वो जो कार्रवाई की गई थी 1971 में, उसके बाद मुल्क टूट गया था। अभी भी ज़ाहिर है कसर तो कोई नहीं छोड़ी जा रही कि मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जाए, और मुल्क की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश पूरी है। लेकिन अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की हफाजत फरमाए, और ये जो लोग सारे घटिया मंसूबे बना रहे हैं ये कामयाब ना हो सकें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि फड़कती हुई खबर है कि नवाज शरीफ साहब जेल जाने को तैयार हैं। खबर दी है कामरान शाहिद साहब ने, और ख़बर उनकी ये है कि जो नवाज शरीफ हैं वो अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मिलने को तैयार हैं, और मिलकर तमाम डिफरेंसेस जो हैं और नफ़रत की सियासत जो है उसको दफन करने को तैयार है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये एक डाइवर्जन टेक्निक है। मेरे ख़्याल में कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी बात की हाल ही में कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको हर तरफ से मुज़ाकरात 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 की बात सुनाई दे रही होगी। ये हमेशा तब की जाती है जब इमरान खान कॉल देना चाहते हैं, और ये ज़हन में रखिएगा कि आप जब जब एहतजाज की कॉल देते हैं पॉलिटिक्स में, तो आपकी ताकत उतनी नहीं होती। अगर आप कॉल देकर फिर बाद में एहतजाज नहीं करती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो जाहिर है आप अगली दफ़ा जब कॉल देते हैं तो आवाम भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद आप इस कॉल को फिर वापस ले लें, या ये एहतजाज उस तरीके से ना हो। इसलिए हर दफ़ा जब ये डाइवर्जन क्रिएट करके एहतजाज से दूर कर देते मामला, तो ख़ासी इनको कामयाबी मिलती है, क्योंकि आवाम के अंदर मायूसी फैलती है और वही ये फैलाना चाहते हैं। तो अब पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या दूसरे तमाम लोग हों, बार बार तमाम लोग जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और अभी तो मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब से भी रिलेटेड ख़बर जो है वो मार्केट में आ गई है कि वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और मैं जाने को तैयार हूँ। हालांकि अगर उन्होंने वाकई जाना होता और वो वाकई नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना चाहते होते, तो वो यास्मीन राशिद साहबा को तो उधर कोट लखपत में पास ही हैं, लाहौर में। अडयाला तो बहुत दूर है, कोट लखपत तो पास है। वहाँ पर जीती हुई सीट है यास्मीन राशिद साहबा ने जो जीती है, और ये हारे हुए हैं। ये सबसे पहले उससे इस्तीफ़ा देते और फिर अपनी बेटी को भी कहते कि 17 सीटों के ऊपर आप कैसे हुकूमत में बैठ सकती हैं, आप भी इस्तीफ़ा दें। ऐसा कुछ नहीं है, ना इन्होंने करना है, ना ये करना चाहते हैं। दिस इज़ अ डाइवर्जन। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉलिटिकली, क्योंकि ये इररेलेवेंट हो गए हैं, पॉलिटिकली इनके पास स्पेस नहीं है, तो ये पॉलिटिकली पॉस्चरिंग करें कि देखें हम कितने अजीम हैं, हम अपने दुश्मन से भी मिलने को तैयार हैं, सियासी दुश्मन से, और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। तो नवाज शरीफ साहब को रिवाइव करने के लिए, नून लीग को रिवाइव करने के लिए
एक ड्रामा ज़रूर कर सकते हैं ये जेल वेल जाकर, क्योंकि उससे इन्हें थोड़ी सी पब्लिक परसेप्शन में बेहतरी मिलेगी, लेकिन असल में ये कभी भी इमरान खान साहब के साथ बात नहीं करना चाहते और उन्हें रिहा नहीं करना चाहते। ये बात आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये जेल वेल जाएंगे तो इन्हें पब्लिक परसेप्शन में बहुत फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा लेने के लिए चले जाएं तो मैं कह नहीं सकता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईमान दुरानी, कैप्टन ईमान दुरानी, मेरा ख्याल शायद अब तो मेजर होंगी वो, मैंने कल भी कहा, लेकिन चलें पहले उन्हें सब कैप्टन ईमान दुरानी ही कह रहे हैं तो उसी नाम से बात करते हैं। या हम, छोटी बहन है हमारी, हम उन्हें फ़ौजन कह लेते हैं, मतलब मेल को फ़ौजी कहते हैं तो इन्हें फ़ौजन कह लेते हैं। तो फ़ौजन साहबा जो हैं उन्होंने एक टॉक दी, वो टॉक एडिट करके जारी की गई और वो टॉक जो है ISPR से जारी की गई। DG ISPR साहब के इल्म में थी, उन्होंने वो टॉक देखी थी, अप्रूव की थी, फिर जारी की थी। उसके ऊपर जो पब्लिक बैकलैश आया है और जिस तरह की मीम्स बनी हैं और जिस तरह का मीम्स के अलावा सख्त रिस्पॉन्स आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसी ऐसी वीडियोस बनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें कई तो मायूब वीडियोस हैं जिनको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई हैं कि जो मायूब नहीं है और बहुत ही क्रिएटिव है। मसलन जो ईमान दुरानी साहबा हैं उनको कैमरे लगाते हुए दिखाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसी तरह वीगो डाले के सामने वो खड़ी हैं, पीछे लोगों को किडनैप किया जा रहा है और वो बता रही हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इन लोगों को किडनैप किया जा रहा है। कैमरे लगाने को भी वो नेशनल इंटरेस्ट कह रही हैं। फिर एक मेज़ है, उसके ऊपर दो बैलेट बॉक्सेस हैं और उनके अंदर वो वोटों को चोरी कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मैं नेशनल इंटरेस्ट में कर रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पूरा एक समंदर भरमार है पूरी की पूरी वीडियोज़ की, और उनके ऊपर इतना बैकलैश आया है कि अब हमारी इत्तलात हैं कि इस पर सोचा गया है कि ये वीडियो क्यों रिलीज़ करवाई गई है। इस पर गुफ्तो-शनीद हुई है बाकायदा कि ये क्यों आपने ये एक फुल टॉस दी है जिसके ऊपर इस तरीके से अवाम रिएक्ट कर रही है। तो पता ये चला है कि ये उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई जो झड़प हुई थी इंडिया के साथ। उसके बाद सबको लगता था, और ज़्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि जी बस अब फील्ड मार्शल साहब को सत्ते खैरे हैं। वो उनको रिग्रेट तो होता है कि अब जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं कि ये इन्होंने बड़ा गेन किया है। ये जो हाल ही में झड़प हुई है उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल साइड पे भी बड़ा गेन किया है, और अब लोग शायद थोड़ा बहुत मार्जिन दे दें। जो लोग पहले इनकी सियासी इन्वॉल्वमेंट को शदीद नापसंद करते थे, शायद थोड़ा सा मार्जिन अब दें, क्योंकि ये जो झड़प हुई है इसमें थोड़ा सा एतमाद में इजाफा हुआ है और वक़ार बहाल हुआ। यही फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों को लगता था, खुसूसी तौर पर DG ISPR साहब को। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो फ़ौजन ईमान दुरानी साहबा हैं, इनसे ये वीडियो करवा दी गई, और फिर खुदा की पनाह जो कुछ हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, जिस कदर बुरे तरीके से बैशिंग हुई है। बल्कि मुझे हमारी, क्योंकि वो छोटी बहन है, तरस आ रहा है फ़ौजन साहबा के ऊपर कि उनको ज़ाहिर है उनके लिए बड़ी ये एंग्जाइटी होगी, उनके लिए बड़ा डिप्रेशन होगा। उनको एक यंग ऑफिसर जो है उसकी इतनी बैशिंग हो रही हो, यहाँ तो अच्छा भला खंग किस्म का सियासतदान हो, उसकी 2 घंटे बैशिंग हो जाए सोशल मीडिया पर तो वो आपे से बाहर हो जाता है। हमारे अपने कई दोस्त जो हैं वो ज़रा सा लोग तनकीद कर दें, हमारे PTI के अपने कुछ लोग तो सोशल मीडिया के पीछे लठ उठा लेते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होती इतनी जब बैशिंग हो रही हो। लेकिन ये जो फ़ौजन साहबा हैं, इनकी जितनी बैशिंग हुई है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जो DG ISPR हैं और फिर ऊपर फील्ड मार्शल साहब, उन सब की इसकी मिसाल कम ही मिलती है इतने कलील वक्त के अंदर। तो मेरा ख्याल है वो शदीद दिलबर्दाश्ता भी होंगी, डिप्रेशन में भी होंगी, लेकिन शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। वो तमाम लोगों ने जो इंडिया के साथ झड़प हुई उसके बाद जो ओवर कॉन्फिडेंट हुए, उन्हें लगता है कि आवाम के अंदर मामला जो हैं वो मुकम्मल बदल चुके हैं। ऐसा नहीं है। अवाम आपको जब जब जंग होगी तो वहाँ क्रेडिट देंगे, हम भी देंगे, अवाम भी देगी। वहाँ आपके साथ खड़ी होगी अवाम फ़ौज के। अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है, किसी के साथ भी लड़ाई होती है, मुल्क का दिफा करना हम सबका फ़र्ज़ है, तो अवाम आपके साथ वहाँ। लेकिन ये जो आपकी सियासी कार्रवाइयाँ हैं, ये जो आप जुल्म सितम है और करप्शन का बाज़ार मुल्क के अंदर गर्म है, इस पर आवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी। इस पर आवाम आपका एहतसाब करेगी, और बिल्कुल ऐसे ही करेगी जैसे अभी ये फ़ौजन साहबा का तो बेचारी का खाम में हो गया, ये तो कैजुअलिटी हो गई है सारी चीज़ में। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग उनके लिए, और लर्निंग कर्व भी है उनके लिए। मेरा ख्याल है अब आप देखेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वाटर गेज किया जा रहा था कि क्या हम सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से वापस आ जाएं, ट्विटर पर वापस आ जाएं। तो मेरा ख्याल है जैसे हाथ जलता है ना,
इस तरीके से जैसे तवे को हाथ लग के हाथ जलता है, हाथ जला है, पता चला है कि नहीं, गम और गुस्सा बहुत है। और इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो आवाम की आपसे नाराज़गी है वो सतही नहीं है, वो बहुत डीप डाउन जा चुकी है। आपने लोगों को इतने ज़ख्म दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, आपने लोगों का भरम इतना चूर चूर किया है, और लोगों ने एक जो इमेज बनाया हुआ था उसको इस तरीके से आपने किरची किरची किया है कि अब जो आवाम का डिस्प्लेजर है वो बहुत डीप है। और इसलिए छोटी सी चीज़ भी जो आवाम को मिलती है, जैसे ये वीडियो मिली, उसके ऊपर जो उनका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, वो आपके सामने है। तो इससे ये पता चलता है कि आवाम का जो डिस्प्लेजर है और आवाम की जो नाराज़गी है वो बहुत डीप डाउन हो चुकी है। सोचने की, होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है आपको, अगर आप ले सकें। लेने आपने नहीं है, ना 1971 में हमने लिए, ना 80 में लिए, ना 90 की दिहाई में लिए, ना 2000 में। लेने नहीं है हमने होश के नाखुन, लेकिन बहरहाल हम तो याद ही करवा सकते हैं कि होश के नाखुन लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्प्लेजर जो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए अगर आपके पास वक्त हो तो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है प्लास्टिक से कैंसर होता है, प्लास्टिक से दूर रहिए। ये कोई और नहीं, मेरी प्यारी बाजी मरियम कह रही हैं। फिर मुझे पता नहीं स्विट्ज़रलैंड क्यों लेने जाती हैं, क्या लेने जाती हैं वहाँ। तो बाजी, आप मेरी बहन है, मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, आप भी प्लास्टिक से दूर रहें मेहरबानी करके, क्योंकि वजह यह है कि आप खुद बता रही हैं कि इससे कैंसर होता है। तो मेहरबानी कीजिए, हम नहीं चाहते कि आपको कैंसर हो। तो ये सिर्फ आप दूसरों को मशवरा नहीं दे, आपने खुद पर भी ये इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा जी, अगली खबर भी मरियम साहबा से रिलेटेड है। मरियम साहबा की परसों खिंचाई हुई, उन्हें डांट पड़ी फील्ड मार्शल साहब से, और ये कहा गया कि आप मरी में छुट्टियां कर रही थी, और पीछे पाकपतन में जो है वो छोटे बच्चों की हलाकतें हुई हैं, और आप में से कोई, आपकी मेन लीडरशिप में से वहाँ नहीं गया। क्यों नहीं गया? उस पर इन्होंने आगे से प्रॉमिस किया कि मैं फ़ौरन जाऊंगी। हमारी इत्तलात ये हैं कि ये जो जुमेरात का दिन था, इस दिन इन्होंने हैपहैज़र्डली प्लान किया पाकपतन जाने का, क्योंकि इन्हें डांट पड़ी थी। ट्वीट हमने कर दिया था बुध वाले दिन ही कि इनको डांट पड़ी है और इन्होंने पाकपतन जाना है। हमारी इत्तलात ये कि इन्होंने प्लान किया था, जुमेरात को जाना चाहती थी, लेकिन आगे मामलात दुरुस्त नहीं थे, मामलात कहीं बैकफायर ना हो जाएं, टिकटॉक्स गलत ना बन जाएं, इसलिए उस दौरे को कैंसिल कर दिया गया। अब जो दौरा किया जा रहा है वो सुबह मतलब जुमे वाले दिन जो है वो दोबारा ये जो है विज़िट करने की कोशिश करेंगी। ये अब करती हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे ज़राए पाकपतन से वो हमें ये बता रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर का अराइवल जो है वो उन्हें बताया गया है कि वो जुमे वाले दिन आएंगे। अब कितने बजे आती हैं, कितने बजे नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पीछे से डांट पड़ी है, जाना तो इन्हें पड़ना है। अब ये आज जुमे वाले दिन जाती हैं, बाद में जाती हैं, लेकिन पाकपतन में जो हमारे ज़राए हैं ब्यूरोक्रेसी में और दूसरी जगहों पर, वो बता रहे हैं कि कल मरियम साहबा मतलब जुमे वाले दिन आ रही हैं। वैसे उन्होंने जुमेरात को जाना था, लेकिन एक दिन लेट करके अब जुमे वाले दिन जा रही हैं। तो देखते हैं ये मामला क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आज की, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 वर्कर, एटलीस्ट 4 वर्कर, 2 कह दिया मैंने, सुहेल, अकरम, शाजेब और मीरा खान, ये चारों वर्कर्स को आज हाई कोर्ट ने रिहा किया है, फौरी तौर पर रिहा किया है 9 मई के मुकदमात में। इनमें 2 ऐसे लोग थे जिन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने इक़दाम कत्ल करने की कोशिश की है, इन्होंने पुलिस एहलकारों को कत्ल करने की कोशिश की है। तो जब उनसे पूछा यह गया कि इन्होंने कैसे कत्ल करने की कोशिश की है, तो बताया ये गया आगे से कि कत्ल करने की कोशिश इन्होंने डंडे से की है। पूछा कौन सा डंडा, तो बताया वो जो झंडे के अंदर पतली सी स्टिक होती है वो इनसे बरामद हुई है। उस पर अदालत ने, जाहिर है मेरा तो ख्याल है मुस्कुराने के बजाय गुस्से में ही आई होगी अदालत। फिर एक से क्या बरामद हुआ, रिकॉर्ड चेक किया जो पुलिस का था, तो उससे पीटीआई की टोपी सर पे पहनने वाली वो बरामद हुई। तो जजेस ने पूछा कि क्या इस टोपी और डंडे से इन्होंने पुलिस वाले को कत्ल करना था। बहरहाल बाबर अवान साहब ये मुकदमा लड़ रहे थे, उनकी भी सताइश बनती है, उन्होंने बेहतरीन जो है वो आर्गूमेंट्स किए इस केस के अंदर, और आज ये केस जो है ये धड़म से नीचे गिरा है। 4 लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया गया है और उनको बेगुनाह करार दिया है अदालत ने, और कहा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस को कहा है। और अब आप सोचिए कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद की अदालत है, और मेरा ख्याल शायद जो दोनों जज साहबान हैं वो भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले ही जज साहबान हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले जज साहबान का मामला ये है कि उन्होंने ये केस सुन के कहा है कि ये सब बकवास है, झूठ है, और इसके अंदर कोई सच नहीं है, और इन लोगों को, इनको 10-10 साल की कैद हुई है।
ये ज़हन में रखिएगा। लोअर कोर्ट ने इनको 10-10 साल की इक़दाम कत्ल में सज़ा दे रखी है और ये बेचारे सज़ा काट रहे हैं और ये 9 मई के गिरफ्तार हुए हैं। आप देख लीजिए 2 साल से ज़्यादा अरसा इनको हो गया है जेलों के अंदर और अब अदालत ने कहा है कि ये क्या बकवास है, इसके अंदर तो कोई सबूत नहीं है और अदालत ने उठा के केस को बाहर फेंक दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ज़रा सा भी मेरिट हो, ज़रा सा, मैं कहता हूँ 20% भी मेरिट हो अगर अदालत के अंदर, तो एक भी केस 9 मई का जो है वो टिक नहीं सकेगा। और फिर हमें ईमान दुरानी साहबा जो फौजन साहबा वो बताती हैं कि हम सब कुछ मुल्की इंटरेस्ट में करते हैं। ये पड़ा मुल्की इंटरेस्ट जो आपको बताया है, ये अदालत के अंदर मुल्की इंटरेस्ट पड़ा है। अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये ज़रा सी भी ईमानदारी से मुकदमात सुन लिए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट के अंदर ये मुकदमात जो हैं वो रह सकते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।